हेलो दोस्तों, आपके मेरे चैनल एनटी हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति। आपको एलटी से संबंधित पूरा कोर्स यूट्यूब पे मिलेगा। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन पद्धति। अब आपको पता है कि हिंदी साहित्य के लेखन इतिहास की पद्धति को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयकवादी पद्धति। देखिए, वर्णानुक्रम पद्धति में क्या होता है कि वर्णों के अनुसार, जैसे कोई वर्ण है जैसे का, ख, ग, तो इसके अनुसार क्या होता है कि कोई भी कवि को या लेखक को रखा जाता है। जैसे आपके हो गए नागेंद्र, ठीक है, नागेंद्र या हजारी प्रसाद, तो इन सब को इसी के हिसाब से रखा जाएगा कि वर्ण के आधार पर लाइन से इनको रखा जाएगा। तो इसे कहेंगे वर्णानुक्रम पद्धति की, वर्ण के अनुसार इनको रखा गया है। ठीक है, तो ये जो वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग करा है, तो इसमें 2 लेखकों के नाम आते हैं। एक का नाम है आपका शिव सिंह सेंगर, एक तो शिव सिंह सेंगर है और दूसरा है आपका गारसा दत्तासी। तो इन लेखकों ने जो अपनी लेखन पद्धति में यूज़ किया है वो वर्णानुक्रम पद्धति का यूज़ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कालानुक्रमी पद्धति। तो कालानुक्रमी पद्धति में क्या होता है कि आपका कालानुक्रम पद्धति में, इस पद्धति में कवि एवं लेखक का विवरण ऐतिहासिक कालानुक्रम अनुसार तिथि क्रम के आधार पे होता है। ठीक है, कि उनकी तिथि क्या है उसके आधार पे, उनकी जन्म तिथि के आधार बना के इसमें ग्रंथ को निर्धारित किया जाता है। तो इन 2 पद्धति का यूज़ करने वाले 2 लेखक कौन कौन से हैं जो बहुत फेमस है? एक का नाम है जॉर्ज गियर्सन, आपने ये सुना होगा जॉर्ज गियर्सन का नाम, गियर्सन, और दूसरा नाम है आपका मिश्र बंधु। ठीक है, तो इन दोनों ने अपनी लेखन पद्धति में इस कालानुक्रमी पद्धति का यूज़ किया, मिश्र बंधु। ठीक है, तो ये 2 लेखक ऐसे हैं जिन्होंने इसमें यूज़ किया है। नंबर 3 पे आती है आपकी वैज्ञानिक पद्धति। देखिए, इस पद्धति में जो वैज्ञानिक पद्धति है, इस पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः तटस्थ तरह के तथ्यों का संकलन करते हैं। जो भी प्रकार के तथ्य होते हैं उनका संकलन किया जाता है और उन तथ्यों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करके प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है चौथी पद्धति, आपकी है विधेयवादी पद्धति। ठीक है, विधेयवादी पद्धति जो है वो किसने, इस पद्धति का जन्मदाता कौन है? तो इस पद्धति का जन्मदाता है तेन। कौन है? तेन महोदय ने क्या करा था, इस पद्धति को जन्म दिया था। और ये जो पद्धति है आपकी विधेयवादी, वो तीन रूप से बांटी गई है। तो नंबर 1 ये है, 3 रूप से इसको बांटा गया है। तो नंबर 1 है आपका जाति, नंबर 2 है आपका वातावरण और नंबर 3 है आपका क्षण। तो इसको 3 प्रकार से बांटा गया। देखिए, मैं इसलिए डीपली पढ़ा रही हूँ क्योंकि जो एलटी का सब्जेक्ट है या प्रवक्ता का सब्जेक्ट है उसमें डीप ही पूछा जाता है। नॉर्मली चीज़ें बहुत कम पूछी जाती है लेकिन डीप बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप इसको कहते हैं ध्यान से देखना, 3 प्रकार से इसको बांटा गया है। आप देखिए विधेयवादी पद्धति है क्या। अब देखिए, ये परंपरा शुरू करने का कहते हैं शुरुआत किसने करी? तो विधेयवादी पद्धति का तो जन्मदाता तो तेन साहब हो गए, लेकिन ये परंपरा की इतिहास लिखने की परंपरा इसमें शुरुआत करी थी आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तो नाम सुना ही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कुछ क्वेश्चन खास है कि ऐसा बोल दिया जाएगा कि वर्णानुक्रम पद्धति का यूज़ किसने किया, कालानुक्रमी में किस लेखक ने लिखा है, वैज्ञानिक में कौन है और विधेयवादी में कौन है। विधेयवादी के तो खासतौर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं क्योंकि ये बहुत फेमस है, इनको ही कहते हैं। आपका काल विभाजन में बहुत ज़्यादा इनका महत्व है, इसलिए इनको ज़्यादा याद रखना आपका ये आ जाता है। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट है आपके ग्रंथाकार। अब देखिए, अब ग्रंथाकार क्या है कि हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथाकार के इतिहास लिखने की स्टार्टिंग किसने करी, शुरुआत किसने की? तो देखिए, इतिहास लिखने की शुरुआत मानी कब से जाती है आपकी? 19वीं शताब्दी से। 19वीं शताब्दी से माना जाता है कि इतिहास लिखना शुरू कर दिया गया था। और मध्यकाल में भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कहते जिससे हमें ये पता चलता है कि इतिहास लिखना शुरू कर दिया था। जैसे आपका 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैश्वन की वार्ता और भक्तमाल
इत्यादि ऐसी किताबें हैं जिससे हमें पता चलता है कि इतिहास लिखना शुरू कर दिया गया था। लेकिन जो मेन आपको मिलता है वो कहाँ से हुआ था? गार्सा द तासी के द्वारा। ठीक है, आप देखिए गार्सा द तासी कौन थे? एक फ्रेंच विद्वान थे। कौन थे? फ्रेंच विद्वान। छोटे छोटे क्वेश्चन को भी आप इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि ये फ्रेंच के विद्वान थे। ठीक है, ये पूछ लिए जाते हैं। तो गार्सा द तासी एक फ्रेंच के विद्वान थे और इन्होंने क्या करा था? इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। ग्रंथ का नाम क्या था? ये बहुत पूछा जाता है कि ग्रंथ का नाम क्या था। तो इस्तवार द ला लितरे त्यूर एंदुस्तानी। देखिए ये फ्रेंच है इसलिए इनकी लैंग्वेज भी थोड़ी ऐसी होगी। तो इस ग्रंथ का नाम आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, इस्तवार द ला लितरियोर एंदुस्तानी। तो ये इस ग्रंथ का नाम है जो इन्होंने लिखा था कि हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाएगा? इसे ही माना जाएगा जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अब ये जो ग्रंथ था आपका, ये ग्रंथ था तो कितने कहते इसका प्रकाशन कब हुआ? तो इस ग्रंथ का एक तो प्रथम प्रकाशन हुआ 1839 में। ठीक है, और दूसरा जो द्वितीय भाग का प्रकाशन हुआ वो हुआ था 1847 में। तो ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आए, ये आपके नेट JRF में ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि इनका प्रकाशन कब हुआ था। तो पहले का प्रकाशन हुआ था 1839 में और दूसरे का हुआ था 1847 में। ठीक है, अब आते हैं कि अब कहेंगे कि गौरदास तासी ने कौन सी कहते पद्धति का उपयोग किया। तो अभी मैंने आपको बताया कि इनने वर्णानुक्रम पद्धति का अपनी लेखन कला में उपयोग करा था। ठीक है, अब ये आता है कि इस ग्रंथ में उन्होंने किन किन कवियों को रखा। तो देखिए जो ग्रंथ लिखा था इस्तवार द ला लितरे हिंदुस्तानी, उसमें उन्होंने हिंदी और उर्दू भाषा हिंदी और उर्दू भाषा के कहते कवियों को रखा। अब देखिए आप लोग कहते आप लोग नोट्स बना लेना है, बिकॉज कहते इसमें आपको मैं बता तो दे रही हूँ लेकिन आप नोट्स बनाते चलना। मैं कुछ पॉइंट नोट कर दे रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पूरा लिखूँगी तो इतना समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने ऐसा करा है। ठीक है, अब हिंदू और उर्दू के कवि को एक साथ रखा था और इनने कितने कवियों का वर्णन किया, ये क्वेश्चन भी बनता है कि कितने कवियों का वर्णन किया है। तो इन्होंने 783 कवियों का या लेखकों का वर्णन किया है। और केवल हिंदी से संबंधित कितने हैं टोटल? तो हिंदी से संबंधित केवल 72 कवि हैं। ठीक है, और सारे कवि के हैं अदर भाषा के हैं, बस हिंदी से संबंधित 72 हैं। और इस ग्रंथ के जो 100 पृष्ठ हैं उसका भूमिका देके शब्दों और विचार को स्पष्ट किया है कि केवल 100 पृष्ठों में भूमिका लिख दी है। ठीक है, हर कहते लेखक अपनी भूमिका लिखता है पहले किताबों के आगे, तो इन्होंने 100 के 100 पृष्ठों में भूमिका लिखी है। आप देखिए, और इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, और ये जो ग्रंथ था वो 3 खंडित में प्रकाशित, जो दूसरा संस्करण था वो कितने खंड में प्रकाशित हुआ? 3 खंडों में प्रकाशित हुआ। देखिए प्रथम तो बता दिया था कि प्रथम भाग का प्रकाशन और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1839 और 1847 में हुआ, लेकिन अब द्वितीय संस्करण जो आ रहा है वो 1871 में आ रहा है। ठीक है, और उसके 3 भाग है। कितने भाग है? 3 भाग है। ठीक है, अब इनके बारे में इतना कहते हैं आपने जान लिया, ये बहुत ज़्यादा हो गया है, इससे ज़्यादा और कुछ पूछा नहीं जाता है। अगर पूछा जाएगा तो मैं क्वेश्चन में उसको पुटअप कर दूंगी ताकि आपका बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपके आते हैं कवि शिव सिंह सेंगर। ठीक है, मैं क्रमानुसार बता रही हूँ कि क्रमानुसार ऐसा कहते हैं कि पहले गौरदास तासी का इतिहास, उन्होंने इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का ग्रंथकार उनको माना जाता है। सेकंड नंबर पे शिव सिंह सेंगर को माना जाता है, तो मैं उसी प्रकार से आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब देखिए शिव सिंह सेंगर आ गए। शिव सिंह सेंगर, अब देखिए शिव सिंह सेंगर की तो पहले हम ये बता देते कि शिव सिंह सेंगर की रचना क्या थी। तो रचना है शिव सिंह सरोज। ये रचना पूछ ली जाती है शिव सिंह सेंगर की, शिव सिंह सरोज, और बहुत आसानी से याद हो जाएगी कि कहते शिव सिंह, देखिए दोनों शिव ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसकी रचना शिव सिंह सरोज की रचना कब हुई थी ये भी क्वेश्चन बनता है। तो 1883 में इसकी रचना 1883 में हुई थी। ठीक है, अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, वैसे तो कुछ ज़्यादा नहीं है।
वैसे इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो इतना ही है, बस ये है कि शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों की रचनाएं और जन्मकाल दिए गए हैं। बस कि 1000 कवि हैं, उसमें छोटे बड़े कवि जो भी कवि हैं उनका जन्मकाल और रचनाएं दिए हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अब आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सर जॉर्ज गियर्सन। देखिए सर जॉर्ज गियर्सन की अब देखिए क्या है, अब इनकी भी एक रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसकी रचना है? ये सर जॉर्ज गियर्सन की है। अब देखिए इसका प्रकाशन इसका प्रकाशन के बारे में बात करेंगे तो ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में हुआ था। जो इसका प्रकाशन हुआ था इस ग्रंथ का, तो वो कहाँ पे हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। मैंने आपको बता दिया, आप नोट डाउन कर लेना। और जो आपके गियर्सन महोदय थे, उन्होंने गौरदत्त दातासी और शिव सिंह सेंगर के द्वारा जो भी सामग्री का था, उसी के आधार पे अपने ग्रंथ को भी उसी का आधार बनाया है। ठीक है, उन्होंने कहीं और से नहीं लिया है, थोड़ा गौरदत्त दातासी का लिया है और थोड़ा शिव सिंह सेंगर का लिया है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने पहली बार क्या करा था कि कलाकुनुम अनुसार वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, पहली बार इन्होंने क्या किया गया था, अपनी जो कविताएं थी या अपने जो लेखन प्रक्रिया थी उसमें कौन सी पद्धति का यूज़ किया था? क्रमानुसार, ठीक है, पद्धति का यूज़ किया था। और गियर्सन साहब का जो ग्रंथ था वो कितने अध्याय में बटा था? तो टोटल 11 अध्यायों में बटा था। ठीक है, अब देखिए इन्होंने जो कवियों की जीवनी का परिचय दिए थे, तो कितने कवि थे? टोटल कवि थे इनके में, टोटल कवि थे 952। ठीक है, 952 टोटल कवि थे। और देखिए आप ये नोट डाउन करते रहिए, मैं शॉर्ट में आपको कर दे रही हूँ, आप लिखते रहिए ताकि आपका कोई चीज़ छूटे ना। ठीक है, आपके 952 तो कवि हो गए इनने। और सबसे पहले इन्होंने अपने जो ग्रंथ में था वो भक्ति काल को कहते हैं, भक्ति काल को इन्होंने हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताई थी, इसलिए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा था? सबसे पहले तो भक्ति काल को स्वर्ण युग किसके द्वारा कहा गया होगा? तो जाहिर सी बात है गियर्सन के द्वारा कहा गया होगा, क्योंकि भक्ति काल को इन्होंने ही उपलब्धि बताई थी। और अब इनके बारे में तो इतना ही है। नेक्स्ट आपका आता है मिश्र बंधु। ठीक है, मिश्र बंधु। अब मिश्र बंधु द्वारा रचित क्या है? मिश्र विनोद, आप सबको पता होगा कि मिश्र बंधु ने क्या रची थी? मिश्र बंधु विनोद की रचना की थी। ठीक है, अब देखिए मिश्र बंधु, अब ये मिश्र बंधु जो है वो 3 भाई थे। 3 भाई कौन कौन से? एक तो कृष्ण बिहारी, नेक्स्ट आपका है सुखदेव, और नेक्स्ट आपका है गणेश बिहारी। तो ये 3 भाई है, इनके नाम भी पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन आया है, ये 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं और उनमें से ये बताना है कि कौन सा गलत है। तो इनके नाम आप जरूर याद कर लेना कि कृष्ण, सुख और गणेश। ठीक है, इन तीनों का ये नाम है। और आपका ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है कि मिश्र बंधु विनोद किसने लिखी है? वैसे तो यहाँ पे जितने भी ग्रंथ लिखे हैं जिन ग्रंथकारों ने, सबकी अलग अलग पहचान है, तो सब बहुत ईजी से याद हो जाएंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब देखिए जो आपका ये मिश्र बंधु विनोद है, तो इनकी रचना कितने 4 भागों में हुई थी? कितने भागों में हुई थी? मिश्र बंधु विनोद की रचना कितने भागों में हुई थी? 4 भागों में। इसकी रचना 4 भागों में हुई थी। ठीक है, 4 भागों में हुई थी। और प्रथम जो 3 भाग थे, 1, 2, 3, उसका प्रकाशन हुआ था 1913 में। ठीक है, उनका प्रकाशन कितने में हो गया था? 1913 में। और जो चौथा भाग था तो उसका प्रकाशन हुआ था आपका 1934 में। आप ये इनके प्रकाशन वर्ष ज़रूर याद कर लेना, तो आपके लिए ईजी होगा, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। मैं आपको क्वेश्चन भी पुट कर दूंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए अब मिश्र बंधु विनोद क्या है, एक बहुत विशाल ग्रंथ है और इसमें 5000 कवियों
कितने 5000। अभी तक किसी के में 5000 कवि नहीं आए। इसमें 5000 कवियों का विवरण दिया गया है, ठीक है। और पहली बार इसमें काल विभाजन का समुचित प्रयास किया गया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले काल विभाजन दिखाया गया है कि काल के अनुसार उनका विभाजन, कवियों का विभाजन काल के अनुसार किया गया है, ठीक है। कौन कौन से काल में कौन से कवि हुए, इसमें कहते विभाजन किया गया है। और जो ग्रंथ में रचना काल को 8 खंडों में विभाजित किया गया है, ठीक है। इससे आप इतना याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा वैसे कुछ आता नहीं है। अगर आते हैं तो 1-2 क्वेश्चन तो वो कहीं से भी आ जाते हैं, फिर उसमें तो कोई नहीं कर पाता है बस। लेकिन ये इतना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को इनकी रचनाएं, इनका प्रकाशन वर्ष ज़रूर याद करना है। और ये याद करना है कि इनने कितने कवियों को रखा है अपने ग्रंथ में। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसके लिए धन्यवाद।